हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं MPS 003 के बच्चों के लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर यानी कि यूनिट नंबर 8 विधायिका का, जो कि लेजिस्लेचर है, उसका पूरा चैप्टर करवाने वाली हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर पर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। एंड ये जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोगों ने विधायिका के बारे में पढ़ लिया था कि विधायिका क्या होता है और विधायिका को कैसे क्या क्या अधिकार होते हैं, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, वो 3 अंग कैसे काम करते हैं, और जो विधायिका यानी कि जो संसद है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ ली थी। संसद के कितने अंग होते हैं और 2 अंगों की क्या आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था राज्यसभा के बारे में। भारतीय संसद पढ़ा और फिर उसके बाद भारतीय संसद के पहले सदन राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके थे कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा की संरचना क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी रचना क्या है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने निर्वाचित, कितने मनोनीत और कितने एट प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस बिहाफ से होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो है हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले थे, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि राज्यसभा का जो चुनाव है उसके साथ ही वो कितने समय के लिए रहते हैं, उसके सदस्यों का क्या समय निर्धारित है, और राज्यसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें जो है अब तक हम पढ़ चुके थे। अब जो है हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा क्या है। तो संसद यानी कि विधायिका का दूसरा सदन जो है वो लोकप्रिय है। ये एक निम्न सदन है, साथ में लोकप्रिय है, क्योंकि ये जो है जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। लोकसभा के जितने भी प्रतिनिधित्व होते हैं ये इनडायरेक्टली तौर पे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब इसका चुनाव जो है हम और आप जैसे लोग जो भी 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं वो मतदान करके, मताधिकार का उपयोग करके जो है लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और इसलिए जो है राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। यही रीज़न है कि जो लोकसभा है वो फेवरेट एंड मतलब लोकप्रिय सदन है, और संसद की अधिकांश शक्तियाँ जो है इसी के द्वारा ज़्यादातर यूज़ लाई जाती है, और ज़्यादातर इसी को पावरफुल कहा जाता है। अब जो है हम बताएंगे कि लोकसभा की रचना के बारे में बताएंगे कि लोकसभा का क्या सिस्टम है, कितने मेंबर्स उसमें होते हैं, कितने हैं अभी, कितने हो सकते हैं, कितने समय तक उनका समय काल निर्धारित है कि कितने समय वो भंग जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है हम अब पढ़ेंगे। आरंभ में इसके सदस्यों की संख्या 500 की गई थी। जब लोकसभा बना था ना, तब इसके सदस्यों की संख्या जो 500 निश्चित की गई थी, लेकिन जो बाद में ना थोड़ा आगे चल के जो है इसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 552 कर दी गई। लेकिन वर्तमान में जो है इसके सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित है। अभी एट प्रेजेंट जो है 545 निर्धारित की गई है। इसमें से ना 543 सदस्य तो मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर चुने जाते हैं। लेकिन जैसे आप और हम लोग जो वोट करते हैं ना, वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वो मतदान कर सकते हैं। तो हमने जो इनडायरेक्टली 543 को चुना है, लेकिन जो 2 बचते हैं ना 545 में, जो 2 मेंबर वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, और जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति अपने मत के अनुसार चुनेगा। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्येक रूप से जनता द्वारा किया जाता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्येक नागरिक जो भी 18 वर्ष का है उसको मत देने का अधिकार है, और जो व्यक्ति 25 वर्ष का है उसको मतदान लड़ने का भी अधिकार है। मतलब अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट तो दे ही सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 साल के हैं तो आप लोकसभा इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है। 1986 से 87 में जो है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो कि केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, उनको केंद्र शासित प्रदेश की जगह जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। और 2000 में जो है MP मतलब मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, और बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया। मतलब 2000 सन में जो है 3 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है। इसी प्रकार 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया, जो कि भारत का 29वां राज्य बना। भारत की संख्या व्यवस्था में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली को भी एक राज्य का दर्जा दिया गया, परंतु कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे कि कानून व्यवस्था केंद्र शासन के अधीन है, अतः दिल्ली को पूर्ण स्वराज्य राज्य नहीं कहा जा सकता।
दिल्ली सहित 2014 तक जो है कितने केंद्र 2014 तक तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आज जो है वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज़ादी मिलने के बाद जो है संविधान निर्माताओं ने, मतलब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने संविधान में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को ख़त्म करके, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली क्या थी कि संप्रदाय के अनुसार वोट चलता था, मतलब जिस एरिया में जिस संप्रदाय के ज़्यादा व्यक्ति खड़े होते थे उस संप्रदाय का ही वो व्यक्ति खड़ा हो सकता था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब हम आज़ाद हुए और संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को ख़त्म कर दिया और नई चुनाव प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया। परंतु जो नई चुनाव प्रणाली व्यवस्था लागू की गई उसमें जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने के लिए, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया गया, उनके लिए रिजर्वेशन किया गया। अनुसूचित जाति मतलब 80 को मिला 79 सीट और अनुसूचित जनजाति मतलब 80 को मिले 40 सीट, उनके लिए 79 और 40 सीट का रिजर्वेशन किया गया। लोकसभा में सदस्यों का जो वर्तमान संख्या है वो 1971 की जनसंख्या पर आधारित किया गया था। मतलब जो अभी वर्तमान 545 ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है ना लोकतंत्र के सदस्यों की, ये कब डिसाइड किया गया था, 1971 की जनसंख्या के आधार पर। जब 1971 में जनगणना हुई थी ना, उस समय जो है लोकसभा के सदस्यों का निर्धारण किया गया था। और 1976 में जो है ये निर्णय लिया गया कि सीटों की समीक्षा 25 वर्ष बाद की जाएगी। मतलब 1976 में ये बताया गया कि अब जो है जनगणना के आधार पर कब सीट चेंज किए जाएंगे 2001 में, लेकिन 2001 में भी नहीं किए गए। परंतु 2000 में सत्ता सिंह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकसभा सीटों का संख्या 2026 तक ना बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब जो है हम 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाएंगे, जिसे लागू करने के लिए संविधान में 51वां संशोधन करना पड़ा। ओके, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसको क्या योग्यता होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो वो बताते हैं हम, ठीक है। पहला तो कि वो इंडियन हो, ठीक है, और कम से कम वो 25 वर्ष का हो, ठीक है। मतलब मिनिमम आयु जो है 35 वर्ष चाहिए, और वो संसद के द्वारा जो भी योग्यता वगैरह निर्धारित लिखी गई हो वो सारी पार करता हो, और संघ और राज्य के किसी भी लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए, वे पागल और दिवालिया ना हो, ना ही किसी प्रकार का अपराधी हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, क्योंकि हर आम आदमी जो है ये सारे चीज़ें फॉलो करता है। तो आप भी बन सकते हैं यदि आप 25 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं तो लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। लोकसभा कितने वर्ष तक चलता है, क्या कार्यकाल स्थायी सदन है या अस्थायी। तो सबको पता होगा कि लोकसभा जो है वो 5 वर्ष के लिए है, वो अस्थायी सदन है। मतलब उसका हर 5 वर्ष जो है वह भंग कर दी जाता है। हालांकि इसका निश्चित कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन कई परिस्थितियों में जो है लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर दिया जा सकता है, लेकिन किसके परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री अगर परामर्श देगा राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को टाइम से पहले भी भंग कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो चौथी लोकसभा का कार्यकाल था वो पूरा होने से पहले ही उसे भंग कर दिया गया था 1970 में। एंड सही जो सेकंड एग्जांपल है वो 1977 में जब जनता पार्टी बहुमत में आई, वो जीत गई, तो क्या हुआ, बाद में थोड़े टाइम बाद जो है जनता दल पार्टी में फुट पड़ने लग गया, और आपसी फुट के कारण क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जुलाई 1989 में त्यागपत्र दे दिया। मतलब 2 साल के अंदर जो है पीएम ने त्यागपत्र दे दिया। अब मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद जो नए पीएम जी बने उनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी, वो नए पीएम बने। अब जब उनको लोकसभा का अधिवेशन बुलाने को कहा गया ना, तो उन्होंने अधिवेशन नहीं बुलाया। उन्होंने क्या किया, अधिवेशन बुलाने की जगह राष्ट्रपति जी को कह करके लोकसभा ही भंग करवा दी। तो ये है कुछ एग्जाम्पल कि किस तरीके से समय से पहले ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसी तरह 12वीं लोकसभा में भी लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया था। लोकसभा को उसकी अवधि से पहले भंग किया जा सकता है, लेकिन विशेष स्थिति में, और कई स्थितियों में जो है लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि आपातकाल की स्थिति जब पैदा होती है तो इस समय में जो है लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष से अधिक किया जा सकता है, लेकिन एक बार में जो है 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। और जब भी आपातकाल ख़त्म होगा तो 6 महीने के अंदर जो है गवर्नमेंट को दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये था लोकसभा के बारे में कि कैसे लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं और क्या क्या तरीके हैं लोकसभा में और कैसे लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या क्या रीज़न होने चाहिए, ठीक है। अब जो है लोकसभा की बैठक किस बात पर निर्धारित होती है कि कार्यवाही कब स्थगित की जा सकती है। अगर जो लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए ना कुल सदस्यों के 1/10 पार्ट चाहिए, मतलब अगर 1/10 पार्ट जो है 1/10 पार्ट जो है वो सदस्य नहीं आए लोकसभा की मीटिंग में, तो क्या होगा, उनकी जो मीटिंग है वो स्थगित कर दी जाएगी, कार्यवाही नहीं चलाएगी। मतलब अगर आपको लोकसभा की कार्यवाही आगे कंटिन्यू करनी है तो 1/10 पार्ट पीपल्स होने चाहिए प्रेजेंट, जैसे कि राज्यसभा में भी है 1/10 लोगों की उपस्थिति होनी ज़रूरी है सदस्यों की संख्या के अनुसार, तभी जो है लोकसभा का या राज्यसभा का जो कार्यवाही है वो आगे चलेगी, वरना वो स्थगित कर दी जाएगी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट्स ये है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जब उचित समझे तो संसद के दोनों सदनों को एक साथ अधिवेशन बुला सकता है। मतलब आर्टिकल 85 के थ्रू जो है राष्ट्रपति को ये राइट है, राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है कि अगर उसको लगे, उसको कोई नीड हो, तो वो क्या करेगा, दोनों संसद के दोनों सदन, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का एक साथ अधिवेशन बुला सकता है। परंतु दूसरे अधिवेशन और पहले अधिवेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक अधिवेशन तो आपने जनवरी में बुला लिया और एक अधिवेशन अक्टूबर नवंबर में बुला रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों अधिवेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप रह सकता है, मिनिमम आप कितना भी रखो, क्योंकि साल में 2 से ज़्यादा बार भी अधिवेशन हो सकते हैं, लेकिन 2 बार से कम अधिवेशन नहीं करवाया जा सकता। आवश्यकता पड़ने पर 2 बार से अधिक अधिवेशन करे जा सकते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अनुसार। तो ये था लोकसभा के बारे में। हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया कि उनका चुनाव कैसा होता है, अगर आपको उनका सदस्य बनना है तो कैसे बनेंगे, उनकी कार्यवाही होने के लिए कितने सदस्यों की अनिवार्यता आवश्यक है, क्या उनकी सीटें हैं, सीटों पे आरक्षण क्या है, कैसे उनका चुनाव होगा, क्या क्या तरीके हैं, क्या उनका कार्यकाल है, क्या वह समय से पहले भंग हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ लिया है अब तक। ओके, अब जो है हम जो है संसद के बारे में पढ़ेंगे और संसद की शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट की संसद क्या है, संसद की शक्तियाँ क्या है और पार्लियामेंट क्या है। संसद क्या होता है, संसद वही है विधायिका। संसद क्या करती है, कानून बनाती है। और संसद के 2 अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब तक जो है हमने ये पढ़ा था कि राज्यसभा की चुनाव कैसा होता है, उनका कार्यकाल क्या है, स्थायी सदन कैसे है, उसकी अगर कौन का सदस्य बनना हो तो उसके लिए योग्यता क्या है। अब जो है हम राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति और कार्य पढ़ेंगे कि उनके पास क्या शक्तियाँ हैं और वे किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। राज्यसभा भारत की संसद का दूसरा और उच्च सदन है। मतलब पहला सदन जो है वो है लोकसभा, दूसरा सदन जो है वो राज्यसभा है, उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। राज्यसभा को कई सारे अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि राज्यसभा को जो है कानून निर्माण के भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। कैसे बताती हूँ मैं आपको। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत जो है वो फेडरल सिस्टम पे अकॉर्डिंग चल रहा है। संघात्मक सरकार में क्या होता है कि शक्ति का विभाजन होता है। मतलब जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है, शक्तियों को अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाता है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, ठीक है। भारत में सारी शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची में बांटी गई है। जो भी शक्तियाँ वगैरह है भारत में किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने का या कोई कानून बनाने का, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और जबकि जो संमति सूची ना, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है जब उनको ऐसा लगे कि उनको कोई नीड है। लेकिन अगर किसी संमति सूची में किसी विषय पर राज्य और केंद्र सरकार में जब टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र सरकार का निर्णय ज़्यादा मायने रखता है। ओके, राज्यसभा को संघ सूची तथा संमति सूची में दिए गए सभी साधारण विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब जो राज्यसभा है उसको संघ सूची में मतलब तो अधिकार है ही, लेकिन साथ में संमति सूची में भी बना सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और जो भी साधारण विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार है। जो साधारण विधेयक होते हैं ना, नॉर्मल विधेयक, वो राज्यसभा में भी पेश किए जा सकते हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक जैसे इंपॉर्टेंट विधेयक है वो राज्यसभा में पहले पेश नहीं किए जा सकते। ओके,
राज्यसभा में कोई भी विधेयक पास होने पर लोकसभा द्वारा पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई साधारण विधेयक है राज्यसभा में पेश किया गया और उसके बाद उसको डायरेक्ट मंजूरी दे दी गई, नहीं, अगर राज्यसभा में पेश करने के बाद उसको मंजूरी दे दी गई तो उसके बाद जो है उसको लोकसभा के पास भी भेजना अनिवार्य है, मतलब इम्पोर्टेंट है, कंपल्सरी है। एक पहले क्या होता है, पहले वो लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद उसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें साधारण विधेयक को डायरेक्ट राज्यसभा में पेश किया जाता है तो बाद में उसे लोकसभा में भी पेश करना कंपल्सरी है, ठीक है। अब मान लो उसे राज्यसभा में पेश कर दिया, राज्यसभा के बाद लोकसभा में पेश कर दिया गया, लेकिन जो है उसे लोकसभा ने पास नहीं किया तो फिर वो स्थगित हो जाएगा, ओके। एक पहले लोकसभा में पेश किया गया तो उससे पास होने के बाद राज्यसभा में अगर कोई कानून है जो कि लोकसभा में पास हो गया, अब वो राज्यसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा को लगता है कि वो जो विधेयक है उसमें कुछ गलती है या फिर वो विधेयक गैरकानूनी है या फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो वो उसको अस्वीकार भी कर सकती है, या फिर उसको लगा कि ये जो विधेयक है सही है तो वो उसको स्वीकार भी कर सकती है, मतलब एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिक्लाइन भी कर सकती है। और अगर उनको लगता है कि जो भी विधेयक लोकसभा से पास होकर आया है अगर वो ठीक है और उसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ है तो उसकी गलतियों को सुधार सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है और फिर उसको आगे पास कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, वही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ कि अगर राज्यसभा विधायक को अस्वीकार कर दे और दोनों सदनों में मतभेद हो रहा है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो दोनों सदनों का, यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिस्टेक है, आप मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। तो राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार होता है कि वो दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा का अधिवेशन बुला सकता है, एक साथ संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वह उस संयुक्त बैठक में जो है ये डिस्कशन करते हैं कि जो विधेयक है जिसमें मतभेद हुआ है दोनों सदनों के बीच उसको आगे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन जो है ना अब तक 3 बार सामने आ चुकी है, जो कि 1961, 78 और 2002 में बुलाई गई थी। और इन तीनों में ही जो है लोकसभा की बात मानी गई, मतलब 3 बार ऐसा समय आया जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर मतभेद हुआ, 1961, 1978 और 1978 और 2000 में। लेकिन तीनों टाइम में क्या हुआ, लोकसभा की बात को मानी गई और राज्यसभा को डिक्लाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो क्या था, ये था राज्यसभा की पहली कौन सी शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति, कि राज्यसभा को कानून बनाने के कौन कौन से अधिकार और शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब राज्यसभा को वित्तीय शक्ति कौन कौन सी प्राप्त है, क्या क्या कार्य कर सकता है वो फाइनेंशियल, अब हम वो पढ़ेंगे, कौन, राज्यसभा। अब जो है हम देखेंगे कि राज्यसभा को कौन कौन से फाइनेंशियल राइट्स है, मतलब किन किन विषयों पे वो क्या कार्य कर सकते हैं वो वित्तीय क्षेत्र में, ओके। वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब सीमित है, मतलब वो ज़्यादा अधिकार उनका नहीं है कि वो वित्तीय क्षेत्र में कानून बनाए या कोई भी विधेयक बनाए। कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक मतलब कि मनी से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट वगैरह जो है, कोई भी कानून वगैरह जो है वो राज्यसभा में डायरेक्ट पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति से लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है और लोकसभा में ही धन विधेयक को पास होने पर राज्यसभा में भेज दिया जाता है। मतलब जो धन विधेयक है, मतलब वित्त से रिलेटेड जो भी विधेयक है वो सबसे पहले राष्ट्रपति के सलाह पर लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाएगा। और लोकसभा में पेश होने के बाद अगर वो वहाँ से पास हो जाता है तो फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा के पास ये शक्ति भी नहीं है कि अगर उसको उसमें कुछ लग रहा है कि उसे वो आगे पास नहीं करना तो वो उसको रोक सके, ये शक्ति उसके पास नहीं है। परंतु राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अपने पास अधिक से अधिक 14 दिन तक रख सकता है। यहाँ पे 14 डेज़ आएगा, ठीक है। जो राज्यसभा है ना वो किसी भी धन विधेयक को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज़ तक रोक सकता है। और अगर इसके बाद जो है उसने उस धन विधेयक को आगे मंजूरी नहीं दी तो वो क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ से ये बिल जो है पास समझा जाएगा। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन के बाद भी अपने पास रोक के रखता है तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो विधेयक है दोनों सदनों से पास समझा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को ये शक्ति है ही नहीं कि वो धन विधेयक को रोक सके अपने पास, ठीक है।
अब जो है कि हमें पढ़ेंगे कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका पर कितना नियंत्रण रख सकता है राज्यसभा। कार्यपालिका में कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मंत्रिपरिषद, ये सारी चीज़ें जो है कार्यपालिका में आते हैं। और कार्यपालिका पर जो है राज्यसभा का क्या नियंत्रण है हम वो बताएंगे आपको। राज्यसभा मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछने, आलोचना करने और क्वेश्चन प्रस्ताव करने का अधिकार रखती है। मतलब जो राज्यसभा है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी कमियां निकाल सकते हैं और क्वेश्चन और प्रस्ताव भी पास करने का अधिकार रखते हैं। इससे क्या होता है कि राज्यसभा का जो कार्यपालिका पर जो है आंशिक नियंत्रण होता है। मतलब थोड़ा बहुत जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, लेकिन पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। और राज्यसभा जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी मंत्री है, पीएम वगैरह जो है, उनके विरुद्ध अगर किसी को राज्यसभा के मेंबर चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित आगे पास करे तो वो नहीं कर सकते। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल लोकसभा में ही पास होगा। ये राइट केवल लोकसभा को है, जैसे कि धन विधेयक का भी राइट केवल लोकसभा को है। अब जो है चुनाव से संबंधी हम देखेंगे कि राज्यसभा को इलेक्शन से रिलेटेड क्या राइट्स प्राप्त है। राज्यसभा को चुनाव संबंधी भी अधिकार दिए गए हैं। राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव कर सकती है। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो अपने ही मेंबर्स के बीच में से जो है उपसभापति चुन सकते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। पहले जो है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सब मिलकर जो है उपसभापति का चुनाव करते हैं। और फिर उपसभापति और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये है उनको राइट्स। और क्या है, संविधान में संशोधन करने में भी राज्यसभा को राइट्स है, लेकिन लिमिटेशंस तक। मतलब संविधान में लोक संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा को लोकसभा के समान प्राप्त है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों चाहो तो संविधान में संशोधन कर सकती है। दोनों को सेम और इक्वल राइट्स है। संशोधन प्रस्ताव किसी भी बिल में पेश किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव मतलब कि जो अभी तक कानून बने हुए हैं उसमें अगर किसी को अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो वो चाहे लोकसभा में पास कर प्रस्ताव लाओ या फिर राज्यसभा में, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन किसी में भी पहले लाओ, लेकिन दूसरे जो सदन है उसका उस पर सहमति होना आवश्यक है। अगर दोनों सदन सहमत नहीं होते तो फिर संविधान में संशोधन नहीं होता, फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है। और दोनों सदनों में संशोधन प्रस्ताव मतभेद होने की दशा में फिर क्या होता है, वह रद्द कर दिया जाता है। भले ही कोई भी संशोधन प्रस्ताव जो है राज्यसभा पहले ले आए, लेकिन अगर राज्यसभा के बाद वह लोकसभा में पास नहीं होता या दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है, तो फिर क्या होता है आगे कि वो संशोधन जो है रद्द कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा इग्नोर करना, सॉरी गाइस, मिस्टेक्स जो है सिली, ठीक है। अब क्या है, जो दोनों सदन में है, अब तक 2 बार मतभेद की स्थिति देखी जा सकती है कि विधेयक लाया गया, लेकिन दोनों सदन के बीच में जो है आपसी मतभेद हुआ और फिर उन संशोधन प्रस्ताव को क्या किया गया, रद्द किया गया। कौन कौन से बार देखते हैं। पहला जो है 1970 में, जब राजाओं के प्रीवी पर्स, ठीक है, ये होता है प्रीवी पर्स। जो राजाओं का प्रीवी पर्स था उसको मतलब उनको एक तरीके से भत्ता देने का जो राइट था उसको संशोधन करने के लिए लाया गया था, लेकिन उसे क्या किया, राज्यसभा ने पास करने से मना कर दिया। और ऐसी दूसरी बार क्या हुआ, 1974 में 45वां संशोधन लाया गया था, ठीक है, लेकिन उसको भी राज्यसभा ने थोड़ा सा डिक्लाइन किया। लेकिन बाद में क्या किया कि कुछ संशोधनों के साथ उस संशोधन को उन्होंने आगे पास कर दिया और लोकसभा को जो है उसे स्वीकार करना पड़ा। अब जो है न्यायिक कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल फंक्शन के बारे में, कि राज्यसभा को क्या कौन सी न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यसभा को न्यायिक शक्तियाँ राज्यसभा को न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो न्यायाधीश है उनके जैसे जो भी अधिकारी है जो न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किए जाते, उनके विरुद्ध महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाने के बारे में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। इन्हें वे लोकसभा के सहयोग के साथ पूरा करते हैं। मतलब जो राज्यसभा है उनको ये राइट है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश वगैरह है ना, और जो ऐसे लोग हैं जो बड़े अधिकारी है और अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जैसी
कुछ कर रहे हैं तो उनको राज्यसभा को राइट है कि वो उन पे महाभियोग लगा सकता है, उन पदाधिकारियों पे महाभियोग लगा सकता है और उनके पद से हटाने के लिए आगे जो है प्रस्ताव दे सकता है। और इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल राइट्स मिले हैं, लेकिन इन्हें जो है राज्यसभा जो है लोकसभा के सहयोग के साथ ही पूरा कर सकता है। भले वो प्रस्ताव ला सकता है लेकिन मंजूरी दोनों की होनी आवश्यक है। और भी बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे अन्य अधिकार है जो कि राज्यसभा को दिया गया है। और भी कई सारी शक्ति और अधिकार है, जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणाओं पर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की स्वीकृति 30 दिन के अंदर लेने जरूरी है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे रद्द कर दी जाएगी 30 दिन के बाद। मतलब कि अगर राष्ट्रपति कभी आपातकाल की घोषणा करता है तो उसको लोकसभा की तो परमिशन चाहिए ही होती है, लेकिन साथ ही साथ राज्यसभा की भी परमिशन चाहिए होती है। यदि उसको लोकसभा की या किसी राज्यसभा किसी एक की परमिशन मिल गई, अगर दूसरी मान लीजिए उसको राज्यसभा की परमिशन मिल गई लेकिन लोकसभा उस वक्त भंग है, और जब लोकसभा बनेगा तो 30 दिन के अंदर जो है लोकसभा की भी परमिशन लेनी कंपलसरी है। और अगर लोकसभा ने जो है उसको मानने से स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, वो जो भी आपातकाल लगा था, आपातकाल की जो घोषणा हुई थी उसे रद्द कर दिया जाएगा। 30 दिन के टाइम के अंदर जो है रद्द कर दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर जो है राष्ट्रपति को क्या करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी आपातकाल लगाने के लिए। और अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है कि दोनों से एक नहीं देता और 30 दिन के अंदर किसी ने भी अपनी परमिशन नहीं दी तो फिर वो आपातकाल घोषित जो किया गया था उसको रद्द कर दिया जाएगा। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उसे संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकते हैं। अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि जो राज्य सूची का मतलब जिसमें सिर्फ स्टेट अपने कानून बना सकती हैं, उसमें कोई ऐसा विषय है जिसे राष्ट्रीय महत्व मतलब मतलब भारत के लिए महत्व के लिए या भारत के किसी आवश्यक कार्य के लिए उस पर नीति बनाने की आवश्यकता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो 2/3 मतलब 2/3 बहुमत लेकर क्या कर सकता है, वो जो राज्य सूची का टॉपिक है ना विषय, उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को दे सकता है कानून बनाने के लिए। तो ये राइट्स भी जो है वो राज्यसभा के पास है। राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके क्या कर सकता है, नई अखिल भारतीय सेवा को भी स्थापित कर सकता है। साथ ही जो राष्ट्रीय हित में उचित लगे उसको घोषित कर सकता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, कानून बनाकर ऐसी सेवा स्थापित की जाती है, वो भी संसद के द्वारा। राज्यसभा की स्वीकृति के बिना मतलब जो राज्यसभा है उसके परमिशन के बिना मौलिक अधिकारों में चेंजेस नहीं किए जा सकते। राज्यसभा द्वारा जो भी आयोग स्थापना की जाती है, लाइक संघ लोक सेवा या अनुसूचित जातियों के लिए जो सेवा है, या जो कवियों के लिए जो सेवा है, या जो वित्त आयोग है, या फिर बहुत सारे आयोग वगैरह चल रहे हैं, महालेखा निरीक्षण वगैरह, इनकी जो रिपोर्ट्स है वो राज्यसभा में ही प्रस्तुत की जाती है और राज्यसभा में ही उन पर विचार किया जाता है। मतलब ये जो ऊपर फैक्ट्स वगैरह बताए गए हैं, इन उपयुक्त तत्वों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा को भी कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है और कार्यपालिका, और लेकिन उन्हें कार्यपालिका पर जो है राज्यसभा लिमिटेड रोक लगा सकता है। और वित्तीय क्षेत्र में जो है राज्यसभा को कोई भी राइट नहीं है। धन विधेयक पास भी लोकसभा में होता है और लाया भी लोकसभा में जाता है, भले ही राज्यसभा को उसे आगे पास ना करना हो, लेकिन वो उसको 14 दिन से ज़्यादा आगे नहीं रोक सकता। जो यहाँ पे एक स्पेशल राइट है उनको, राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान की गई है कि यदि वे चाहे तो राज्य के अंतर्गत आने वाले विषय पर राष्ट्रीय हित हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। जो कि अभी हमने पढ़ा कि राज्य के अंदर आने वाला कोई ऐसा विषय है राज्य सूची में जिसमें अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो राष्ट्रीय हित हेतु उस पर कोई कानून बनाना आवश्यक है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपने 249 अनुच्छेद का उपयोग करके उसको जो है संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो ये था राज्यसभा की शक्तियाँ, कार्य और उनका चुनाव वगैरह क्या होता है, लोकसभा का चुनाव प्रक्रिया। तो ये जो है हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, अभी उनका कार्यकाल पढ़ा, कैसे उसकी मीटिंग्स चलती है, क्या और फिर संसद में जो है
राज्यपाल की क्या शक्ति है, कैसे कानून निर्माण उनकी शक्ति है, क्या उनको वित्तीय राइट्स है, कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण कर सकती है, चुनाव संबंधी क्या उनके राइट्स है, उनको संविधान में संशोधन के लिए क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या नहीं दिए गए, जुडिशियल राइट्स क्या है, क्या वर्क कर सकते हैं, और जो कुछ अलग सिचुएशन राइट्स है उनको दिए गए हैं। तो अभी हमने वो पढ़ा, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लोक सभा के कार्य शक्तियाँ वगैरह पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन जो भी है हमारा फर्स्ट टॉपिक वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखते अभी जो है हमने क्या कर लिया, हमने जो है विधायिका के बारे में पढ़ लिया है, हमने राष्ट्रपति नहीं पढ़ा, अभी राष्ट्रपति पढ़ना बाकी है। लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, लोकसभा का अभी जो है शक्ति और कार्य पढ़ना बाकी है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम विपक्षी पार्टी और जो समितियाँ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो एक कमेंट जरूर दीजिएगा, और एक प्यारी सी स्मेल देकर अपना व्यू जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर सकूँ। और इस वीडियो में जो भी कमी हो, चाहे वो मेरी स्पीड में कमी हो, मेरे बोलने की कमी हो, वो बताना। लेकिन हाँ, जो सिली टाइपिंग मिस्टेक है वो छोड़ के आप और कोई कमी है तो ज़रूर बताना। बाकी मैं अपनी कमियों को आगे सुधारने की कोशिश करूँगी। और बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। थैंक यू सो मच।